जी बेटा, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप लोग सपोज कर लें कि अगर आपने कोई घर वगैरह अगर शिफ्ट किया है या घर कहीं पे मूव किया है तो उसके लिए जी बेटा, कि मतलब अगर आप किसी और लोकेशन पे अगर आप लोग मूव कर रहे हैं तो अगर आप लोग कोई घर अगर खरीद लेते हैं तो फौरी आप लोग वहां पे शिफ्ट नहीं हो जाते। आप लोग देखते हो कि कुछ वहां पे अमेंडमेंट्स करने वाली हैं, कुछ अल्ट्रेशंस करने वाली हैं, कुछ रिपेयरिंग के काम करवाने वाले हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो फ्लोर है वो उस पे जो मार्बल लगा हुआ है वो आपकी पसंद का नहीं है, या आप कहते हैं कि वो जो टाइल्स वहां पे लगी हुई हैं वो आपकी पसंद की नहीं है, सीलिंग का डिजाइन आपकी पसंद का नहीं है, या कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग का इशू है, या कोई सीवरेज का कोई इशू है, या कोई सैनिटरी फिटिंग्स का कोई इशू है, तो आप लोग इन तमाम तमाम चीजों को पहले सेट करवाते हैं, पेंट शेंट करवाते हैं। ठीक है। और फिर आप वहां पे अपना सामान लेके आते हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर आप बिल्डिंग को खरीदते हैं तो बिल्डिंग को खरीदने के बाद जब तक उस बिल्डिंग को अपने इस्तेमाल के काबिल नहीं ले आते, जब तक वहां पे शिफ्ट होने के बारे में या ट्रांसफर होने के बारे में आप नहीं सोचते, या जब तक वो आपके शिफ्ट होने के काबिल नहीं हो जाती, तब तक आपने जितने भी पैसे उसके ऊपर लगाने हैं वो सारे के सारे उसकी परचेज कॉस्ट में शामिल किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात अगर करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बेटा देखें, हम लोग क्या करते हैं कि बना बनाया घर अगर आप लोगों ने नहीं खरीदना, आप लोग ये एग्जांपल अपने घर के लिए या अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग के लिए भी आप लोग ये एग्जांपल पुट कर सकते हो ना, कि मतलब हम चाहते हैं कि भाई हम बना बनाया घर नहीं खरीदे। हम लोगों ने क्या किया, डीसी कॉलोनी में एक प्लॉट जो है उसको प्लॉट को खरीद लिया। अब वहां पे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमें एक अमाउंट दी है, जी इतनी अमाउंट में आपका घर हम आपको बनाकर दे देंगे। तो वो जो अमाउंट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमें दी है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब जितनी भी पेमेंट हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को करनी है वो अमाउंट, और प्लस वो जो हमारा आर्किटेक्ट है, या वो जो हमारा सिविल इंजीनियर है, या जिसकी निगरानी में हम लोग काम करवा रहे हैं, उसको जो फीस दी है वो, और प्लस वो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं ना, वो नक्शा वगैरह पास करवाने के लिए, या वो जो जमीन की बुनियादें वगैरह बनाने के लिए जो खुदाई वगैरह करवानी पड़ती है, या कोई बेसमेंट बनाने के लिए कोई खुदाई वगैरह करवानी पड़ गई है, इस तरह की कुछ कॉस्ट, मतलब जितनी भी कॉस्ट उस बिल्डिंग को बनाना जब आपने शुरू कर दिया है, तो उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक, जब तक आप उसमें शिफ्ट नहीं हो जाते या आपके शिफ्ट होने के काबिल नहीं हो जाती, तब तक जितनी भी कॉस्ट उसको बनाने पे आपकी लगेगी उसको हम लोग बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स में हमने कहा था कि वो जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हैं, ये चीजें सारी की सारी कंप्यूटर्स या दूसरे इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस में, उनको ओवरऑल इक्विपमेंट में ही कैटेगराइज किया जाता है ना। इसमें आप चाहे किसी व्हीकल्स की बात भी कर लें, वो उसकी वैल्यूएशन भी बिल्कुल इस तरह से ही है, या किसी प्लांट की, किसी मशीनरी की, किसी कंप्यूटर की, या किसी भी और मैकेनिकल जो आपका एसेट है उसकी आप बात कर सकते हैं। उसको जैसे उसकी भी कॉस्टिंग ऐसी है जैसे हम लोग इक्विपमेंट की अभी पढ़ने लगे हैं। इक्विपमेंट की कॉस्ट की जब बात करते हैं तो इंक्लूड ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग द इक्विपमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज, कि मतलब इक्विपमेंट को खरीदने से लेकर जब तक हम लोग उसको इस्तेमाल के काबिल नहीं बना लेते तो तब तक जितनी भी कॉस्ट हमारी लगेगी वो सारी की सारी इक्विपमेंट में ही कैटेगराइज की जाएगी। कॉस्ट टिपिकली इंक्लूड, और इसमें आमतौर पर कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती हैं? परचेज प्राइस, के हमने उसको जो खरीदा था और उसको खरीदने पे जो टैक्स दिया था, सेल्स टैक्स, और फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस, अगर उसको अपने घर तक लेके आना है या फैक्ट्री तक, फैक्ट्री प्रीमिसेस तक लेके आना है, तो जो जो भी कॉस्ट हमारी लगी है वो भी सारी की सारी इक्विपमेंट में ही कैटेगराइज की जाएगी। इंश्योरेंस ऑन द इक्विपमेंट वाइल इन ट्रांजिट, अगर इक्विपमेंट को इंश्योर करवाया है रास्ते के लिए, कि भाई रास्ते में अगर कोई टूट फूट होती है, कोई हादसा होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया जा सके, तो वो भी हमारी इक्विपमेंट की कॉस्ट में आएगी। असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट और कॉस्ट कंडक्टिंग ट्रायल रन, इन तमाम वैल्यूज को जमा करेंगे तो फिर जाके बेटा हमारी इक्विपमेंट की कॉस्ट आएगी। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे भी जरूर दूंगा। बेटा देखें, आप लोगों ने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री के लिए आपने जापान से एक मशीनरी खरीदी है। अब जापान से मशीनरी खरीदी है, उसकी जो वैल्यू थी वो थी $100,000, $1 लाख आपने वहां पे पे कर दिया, और उसका जितना भी टैक्स बनता था, सेल टैक्स, वो भी आपने दे दिया। ठीक है। अब ये मशीनरी तो आपने खरीद ली। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि उसको आप लोगों ने, आपकी फैक्ट्री तो गुजरांवाला में है, आपने उसको गुजरांवाला में यूज करना है।
अब आपने अगर वहां से उसको बेटा खरीद लिया है तो जो आपने पेमेंट कर दी है वो तो पेमेंट तो हो गई, ठीक है। अब उसको गुजरांवाला में अपनी फैक्ट्री तक आपने लेके आना है, फैक्ट्री में लाकर उसको जो है इंस्टॉल करना है, उसको इरेक्ट करना है और उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लेके आना है। तो अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे ये कि एक वो जो एक बहरी जहाज पे उसको रखकर गुजरांवाला मतलब कराची तक पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो वो जो बहरी जहाज वाला आपसे वो जो शिप कंपनी जो है, शिपिंग कंपनी आपसे जो पैसे लेगी उसको ट्रांसफर की पाकिस्तान में पहुंचाने की, उसको हम लोग जो आमतौर पर जो बहरी जहाज का या वो जो शिपिंग चार्जेस होते हैं उन्हें हम लोग फ्रेट का नाम देते हैं ना। तो वो फ्रेट कॉस्ट आपने पे की, ठीक है। अब फ्रेट कॉस्ट के बाद क्या किया जी, आपने वो इंश्योरेंस करवा ली कि भाई अगर रास्ते में कहीं पे अगर कोई समुद्री तूफान आ जाता है या जहाज क्रैश ही हो जाता है, अल्लाह माफ करे, तो अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए कंपनसेट कर दे। तो वो जो आपने रास्ते की इंश्योरेंस करवाई है वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगी, ठीक है। अब जनाब वो आपका आपकी जो मशीनरी थी वो आ गई है कराची में सी पोर्ट पे, कासम पोर्ट पे। अब कासिम पोर्ट पे आपकी वो मशीनरी आ गई है, अब उस मशीनरी को वहां से आपने क्लियर करवाना है, उसके क्लियरिंग के चार्जेस, कस्टम के चार्जेस, एक्साइज के जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे आपने वहां पे सी पोर्ट पे करने हैं। अब उनको पे आउट करने के बाद उसको हमने गुजरांवाला लेके आने के लिए रेलवेज का जो है वो इंतखाब किया, ठीक है। ट्रेन के जरिए हमने उसको लेके आना है, तो रेलवे के जरिए जब हम लोग उसको लेके आए तो रेलवे वालों ने भी किराया लिया, जिसे हम लोग कैरिज कहते हैं। अब रेलवे के जरिए वो जो मशीनरी थी हमारी वो गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे आ गई है। अब गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने उस मशीनरी को उठाकर अपनी फैक्ट्री तक लेके जाना है। तो रास्ते में मतलब उसके लिए हम लोग किसी ट्रक की मदद ले सकते हैं, किसी लोडर रिक्शा की, गधा गाड़ी की, किसी भी चीज के जरिए उस मशीनरी को उठाकर हम लोग अपनी फैक्ट्री प्रीमिसेस तक लेके आएंगे। तो वो जो हमारे पैसे लगे हैं उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं, उसको काटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये पैसे हमारे सारे लग गए, अब मशीनरी हमारी फैक्ट्री में आ गई। अब मशीनरी फैक्ट्री में आ गई तो उसको ऐसे ही तो नहीं चल जाना उसने, हम लोगों ने उसकी फिटिंग करनी है उसको ना। आमतौर पर जो हैवी मशीनरी होती है उसको बेटा जमीन में गाड़ते हैं, इरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके जो इरेक्शन के चार्जेस हैं या इरेक्शन की जो कॉस्ट वगैरह है वो हम लोगों ने उसकी पे की। उसके बाद हमें वो मशीन चलानी नहीं आती जी। तो क्या किया हमने, उसका जो सप्लायर था या वो जो मैन्युफैक्चरर था उस मशीनरी का, उस मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किया और मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, हमें एक जो एक्सपर्ट था जापान से वो भिजवाया कि जाएं जरा जाके इनको ट्रेनिंग दे के आए। अब जापान से वो जो ट्रेनर आया है, वो जो एक्सपर्ट आया है, उसने हमें आके उसको चलाना सिखाया है कि भाई इसको चलाना किस तरह से है, इसको ऑपरेट किस तरह से करना है, ठीक है। उसकी भी पेमेंट की हमने, उसकी भी अदायगी की। अब बेटा ये जितनी भी चीजें, जितनी भी कॉस्ट हम लोगों ने इनकट की है, जितनी भी हमने पेमेंट्स की हैं, इन तमाम पेमेंट्स को जमा करेंगे तो फिर जाके इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम उस इक्विपमेंट को, उस मशीनरी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारी जो एसेट्स की वैल्यूएशन है, डिफरेंट एसेट्स की, प्लांट एसेट्स की, वो इस तरह से की जा सकती है। होप्सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इलस्ट्रेशन देख लें बेटा आप लोग एक, कि अज्यूम मार्टिन कंपनी परचेजेस फैक्ट्री मशीनरी एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ $50,000 के मार्टिन कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 50,000 की। रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर फॉर द, मतलब रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स क्या थे, सेल टैक्स था 3,000 का, इंश्योरेंस ड्यूरिंग शिपिंग थी मतलब 500 की, एंड इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग के 1,000 थे। डिटरमाइनिंग द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड एज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। आपने ये बताना है कि मशीनरी की कॉस्ट कितनी रिपोर्ट करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। तो बेटा ये देख लें, सारी वैल्यूज को जमा कर लिया तो टोटल 54,500 की हमारी अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और